जय हिंद प्यारे बच्चों। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे FST नंबर 33। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 51 to 75 तक। हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हम लोग आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, उसमें पूछा गया है जो प्रियोरिटी ऑर्डर है फंक्शन ग्रुप का वो क्या है, और उससे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये बहुत आप याद करने वाली चीज़ है, आपने याद किया होगा। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एक एमाइड है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो आपको NCERT के अकॉर्डिंग आप जाएँ तो सल्फोनिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दी गई है। हालांकि कुछ बुक्स में सल्फोनिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है, बट हम लोग NCERT का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रियोरिटी दी गई है, और एक ही जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ज़्यादा है, यानी सेकेंड वाले ऑप्शन में। उससे कम सल्फोनिक ग्रुप है, फिर एमाइड है, फिर CHO है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जो बाई फंक्शनल होते हैं, और बाई फंक्शनल मीन्स उनके दो बॉन्ड होंगे और दो वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सैचुरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब पहली बात हम लोग ने देखा कि यहाँ पर CO है और CO भी बाई फंक्शनल है एक तरह से, और सल्फर है, ये भी बाई फंक्शनल है, बाई वैलेंट बाई फंक्शनल। और ये ऑक्सीजन के भी दो बॉन्ड बन रहे हैं और ये ऑक्सीजन के भी दो बॉन्ड बन रहे हैं। अब जब ऐसी स्थिति आए तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे ऐसे यहाँ पर दो कंपाउंड बनने चाहिए जिनके बीच फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ के जो एल्काइल ग्रुप हैं उनके नंबर ऑफ कार्बन डिफर करने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, और इसमें एक ट्रिक भी होती है कि मोस्टली ये C4 या इससे ज़्यादा के जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं उन्हीं में ही प्राप्त होती है, C3 तक नहीं प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए CH3 है और ये C2H5 है। पहले तो हम ट्रिक लगा लेंगे, फंक्शन ग्रुप को छोड़ने के बाद कार्बन 3 बच रहे हैं, तो फंक्शन ग्रुप को छोड़ने के बाद 3 कार्बन बच रहे हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है मेटामेरिज्म की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेथिल है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप आए जिसका कार्बन इससे वेरी करता हो। मान लो आप कह दोगे हम यहाँ C2H5 रख लेंगे, लेकिन C2H5 रख लोगे तो यहाँ CH3 बचेगा, तो सेम बात हो गई, ये आइडेंटिकल कंपाउंड हो गए। इस वाले कंपाउंड में देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 कार्बन है, तो मुझे लगता है कि ये हमें दे देगा मेटामेरिज्म। कैसे? इस तरफ C2H5 है, इधर भी C2H5 है, और इसका एक कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ एथिल था, यहाँ मैथिल कर लिया, और इधर प्रोपाइल कर लिया। तो किसी भी बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ अगर एल्काइल ग्रुप के कार्बन का नंबर डिफर कर जाता है तो वो मेटामेरिज्म शो करेगा। तो ये हो गया मेटामेरिज्म शो करने वाला। बाकी यहाँ पर भी देखो 2 कार्बन है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ भी 3 कार्बन है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2 में सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया। अगर हमें नॉर्मल 2 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो जिस एल्कीन के पास हाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग ब्यूटीन 1 की बात करें तो देखिए ब्यूटीन 1 का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ब्यूटीन 1 का, ये ब्यूटीन 1 है। अब इसमें ये वाला कार्बन अल्फा है और कोई भी कार्बन अल्फा नहीं है। यहाँ पर मान लो 2 H है हमारे पास, ये एक ऊपर H एक नीचे, यानी कि 2 अल्फा H है इसके पास। ये ब्यूटीन 1 है या ब्यूट 1 इन है। अब ब्यूट 2 इन के बारे में अगर हम लोग देखें तो ब्यूट 2 इन में ये हमारे पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। एक तो ये मेरे पास कंपाउंड बनेगा, इसको हम लोग सिस बोलेंगे, और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बनेगी, इसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे। ये ट्रांस है हमारा।
ये सिस ब्यूटीन 2 है, ये ट्रांस ब्यूटीन 2 है। पहले तो इसमें अल्फा एच काउंट कर लें। अल्फा कार्बन कहाँ है, ये वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता, और इधर भी डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा कार्बन है। 3 हाइड्रोजन इस पे, 3 हाइड्रोजन इस पे, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और सेम पैटर्न यहाँ पे, ये अल्फा है, ये अल्फा है, 6 अल्फा एच है। तो भाई 2 अल्फा एच से 6 अल्फा एच की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, या ये भी कह सकते हैं मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। तो इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग है, मोर सब्सटीट्यूटेड है। अब यहाँ पर ये तो तय हो गया कि हमारा जो फर्स्ट वाला है वो लीस्ट स्टेबल होगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन में फर्स्ट लीस्ट स्टेबल आ रहा। तो इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें सिस और ट्रांस में देखने को नहीं भी समझ में आ रहा तो हम ऐसे कर सकते हैं। बाकी सिस ट्रांस में भी समझ लो, क्योंकि इसमें 2 CH3 ग्रुप सेम साइड है, तो इनके बीच में स्टेरे रिपल्शन लगता, और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर किसी भी तरीके का रिपल्शन क्रिएट हो रहा है तो एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है। तो ये सर कम स्टेबल हो गया इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें 2 बल्कि ग्रुप अपोजिट हैं, तो स्टेरे रिपल्शन लग नहीं रहा। इस तरह से सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया थर्ड, उससे कम सेकेंड, उससे कम फर्स्ट। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर यहाँ स्टेरे रिपल्शन लग रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाए, तो नहीं। पहले आपको अल्फा एच गिनने, अल्फा एच जिसके ज़्यादा है वो मोर स्टेबल है, चाहे स्टेरिक रिपल्शन हो चाहे ना हो। हाँ, अगर अल्फा एच बराबर है तो स्टेरिक फैक्टर आप देखेंगे। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा सही हो गया। HBr की रिएक्शन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करानी है, सबको मालूम है। यहाँ पे खैरेस इफेक्ट या पर ऑक्साइड इफेक्ट लग रहा, तो चलिए करा लेते हैं। ये इसकी हमने रिएक्शन करा दी है HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो एक होता है मार्कोनी-कॉफ रूल, जो बताता है जब भी हम एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी रीजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो उस रीजेंट का निगेटिव आयन वाला पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पे कम एच होते हैं। ये मार्कोनी-कॉफ रूल है। और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल में ये है कि रीजेंट का निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पे ज़्यादा एच होते हैं। और यही एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल को खैरेस इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं। इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन पर एक भी एच नहीं है, एक भी एच नहीं, और इस पे 2 एच है, तो जिस पे ज़्यादा एच है उसी पे हम लोग एडिशन रिएक्शन करेंगे। तो मुझे यहाँ पे कंपाउंड मिल जाएगा CH3, CH3, और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और CH2, और HBr में Br माइनस है तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यानी जिस पे ज़्यादा H थे, और जिस पे कम H है उस पे H जुड़ जाएगा। और मुझे मिल जाएगा यहाँ पर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। स्ट्रक्चर मेरा मैच कर रहा है थर्ड से, तो थर्ड वाला स्ट्रक्चर मेरा मैच कर रहा है। देखिए, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर थर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, मैच द फॉलोइंग है। देखो, कार्बोकैटायन के बारे में कौन बता रहा, साइक्लोहेक्सेन एंड 1 हेक्सीन। इसमें तो कोई ऐसा कार्बोकैटायन की इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये साइक्लोहेक्सेन और 1 हेक्सीन क्या है, साइक्लोहेक्सेन, अच्छा रिंग है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म इसमें लग रही है। तो ये तो एक मुझे रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बता रहा, यानी आइसोमर्स हैं, तो ठीक है। फोर्थ से ए मिल गया, तो ए फोर्थ के बगल में ए लिख देते हैं। तो पहले देख लें क्या इससे मैच कर रहा, फोर्थ का ए, फोर्थ का डी, फोर्थ का ए, फोर्थ का सी। तो भाई ये थर्ड और फोर्थ की संभावना खत्म हो गई। कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CH, सिग्मा बॉन्ड विद एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन है। तो थर्ड का बी मैच कर गया, तो थर्ड का बी यहाँ भी है और थर्ड का एफ यहाँ पर है, ये गलत हो गया, इसलिए मेरा फर्स्ट सही हो गया। बाकी आप पूरा देखना चाहते हैं तो पूरा मिला सकते हैं। तीसरा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो ये कार्बोकैटायन के बारे में लग रहा है बता रहा।
तो फर्स्ट हमारा कार्बोकैटायन है, तो ये फर्स्ट वाला सी से मिल जाएगा, फर्स्ट का सी। और एथाइन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कौन देगा? एथाइन का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये एथाइन बन जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और क्या बचा मेरे पास? हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को पसंद करता है, प्लस को पसंद करता है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। स्पीसीज दैट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियोफाइल F हो गया। तो सेकंड का F हो गया, ये F हो गया। और इलेक्ट्रोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो स्पीसीज दैट कैन रिसीव अ इलेक्ट्रॉन, तो 4 का हो गया E। अब हम लोग एक बार चेक कर लें वापस, फर्स्ट का क्या था? फर्स्ट का C था, तो फर्स्ट का C, सेकंड का F, थर्ड का B, फोर्थ का A, फिफ्थ का D, फिफ्थ का D और सिक्स्थ का E। सारी बातों को देखने के बाद फर्स्ट ऑप्शन हम लोग ने मार दिया, यहाँ पे करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 56, जेल्डाल मेथड किस कंपाउंड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जेल्डाल मेथड से नहीं करते हैं? बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपको याद है कि जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते तो हैं, लेकिन फूड स्टफ में, डाइस में, एजो कंपाउंड में, नाइट्रो में, रिंग कंपाउंड में, यानी कि नाइट्रोजन रिंग में हो, उनमें नहीं करते हैं। तो देखो नाइट्रोबेंजीन में नहीं करेंगे, ये एजोबेंजीन में नहीं करेंगे, पिरिडीन में रिंग में नाइट्रोजन है, नहीं करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन मेरे सामने बच रहा है, तो ऑल ऑफ दीज फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ एथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो कन्फर्मर्स में हम लोग जानते हैं कि जैसे ये एक कन्फर्मर मैंने बनाया, एथेन का कन्फर्मर बना ले रहा हूँ। एथेन का कन्फर्मर में ये मेरे पास H है, ये H है, ये H है, और यहाँ पर पीछे ये देखो ये कन्फर्मर बन गया। इसको हम लोग इक्लिप्स्ड आइसोमर कहते हैं। H के पीछे H, H के पीछे H, H के पीछे H। अब इसमें यहाँ जो ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट हाइड्रोजन है और रियर हाइड्रोजन, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 0 है और इसको कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। और ये जो आगे एंगल है हमारा बच्चा, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 109.5 है, ये 109.5 है, ये नॉर्मल एंगल है। अब इसका एक फॉर्म ये भी होता है, ये फॉर्म भी आपने पढ़ा होगा, ये ले लिया, फिर हम लोग ने ये 3 लाइन बना दी, ऐसे बनाना। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको डैश डैश करके लाइन को बढ़ा लीजिए, ये भी डैश डैश लाइन बढ़ गई, ये भी डैश डैश लाइन बढ़ गई। ये स्टेगर्ड फॉर्म है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, H H H, ये C है। अब ये जो बॉन्ड एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया। अब कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि भाई यहाँ पर 0 डिग्री एंगल था, यहाँ पे 60 डिग्री है, स्टेगर्ड में 60 और हमारा इक्लिप्स्ड में 0।
बट बच्चा ये डाईहेड्रल एंगल है, आपको कहीं भी उसने इसको टॉर्सिनियल एंगल भी कहते हैं, टॉर्सियोनल एंगल भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो रिपल्शन लगता है उसको टॉर्सियोनल स्ट्रेन कहते हैं। तो टॉर्सियोनल एंगल या डाईहेड्रल एंगल ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया, उन्होंने केवल पूछा कि एथेन का हम लोग ने जो कन्फर्मर बनाया है उसमें हमको बॉन्ड एंगल के बारे में बताना। तो यहाँ भी 109.5 है और यहाँ भी 109.5 है, तो बॉन्ड एंगल सेम रहता है। जो बॉन्ड लेंथ यहाँ CH की है वही CH की बॉन्ड लेंथ यहाँ है, कोई चेंज नहीं हो रही। तो बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कह देता डाईहेड्रल एंगल, टॉर्सियोनल एंगल, तो हम ये कह सकते थे कि टॉर्सियोनल एंगल या डाईहेड्रल एंगल तो बदल जाता है बट बॉन्ड लेंथ सेम रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्जन है, चलिए कन्वर्जन कर लेते हैं। ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस पे हम लोग ने NaNH2 की रिएक्शन की 1 मोल। तो जब NaNH2 की रिएक्शन की तो NaNH2 की रिएक्शन करने पर यहाँ पर सोडियम एसिटालाइड बन गया, ये सोडियम एसिटालाइड बन गया, और इस सोडियम एसिटालाइड पर हम लोग ने रिएक्शन कर दी है सेकेंड स्टेप में, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब सेकेंड स्टेप में हमने CH3 CH2 Br से रिएक्शन कर दी। तो बेटा ये Na इस Br से रिएक्शन कर लेता है और NaBr निकाल देता है, और जिससे मुझे यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 मिल जाता। अब यही सेम रिएक्शन हम लोग रिपीट करेंगे दोबारा, 2 बार ये रिएक्शन रिपीट की गई है। तो दूसरी बार अगर हम इस रिएक्शन को रिपीट करें तो मुझे इस साइड वाला H Na से पहले डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर ये CH3 CH2 आके जुड़ जाएगा। तो इधर आ जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। इस बार यहां पर हम लोग एक ही बार में दिखा दे रहे हैं NaNH2 नंबर 1 और नंबर 2 C2H5Br। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड बना ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, हेक्साइन है और तीसरे नंबर पर आइन ग्रुप है। तो इसे हम लोग कह देंगे कि हमारे पास जो हमारा बना था ये हमारा था X और ये जो हमारा है ये Y। तो X हमारा कौन बना था, 4 कार्बन का कंपाउंड था, उसमें पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड था, ब्यूट 1 आइन बना था या 1 ब्यूटाइन बना था 2 ऑप्शन में। फिर इसमें 3 हेक्साइन, इसमें 2 हेक्साइन, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 3 हेक्साइन बन जाएगा। जल्दबाजी में कई लोग 2 हेक्साइन कर देते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इस कंपाउंड को ऐसे बनाना। कोल टार किससे क्या मिलता है, तो कोल टार के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। अब ये 60 क्वेश्चन में देखिए फिर से वही हमें क्वेश्चन मिल गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ना है, HBr से रिएक्शन कराना, लेकिन HBr से रिएक्शन कराते समय यहाँ पर ऑक्साइड तो दिया नहीं है। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जिस कार्बन पे कम से कम H होंगे वहां पर ब्रोमो ग्रुप हमारे जुड़ेगा। दूसरी बात ये कार्बन देखो ये बेंजिल कार्बन भी है, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा तो एनायन यहीं आके जुड़ेगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, Br माइनस इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, H इस पे जुड़ जाएगा। तो बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे Br जुड़ेगा, इसमें बगल वाले कार्बन पे नहीं था, इसमें बगल वाले कार्बन पे 2 Br थे, कोई सेंस नहीं है क्योंकि एक HBr की रिएक्शन हो रही है, इसमें एक Br जुड़ा था, इसमें यहाँ 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, इसलिए मेरा जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का
आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल से रिएक्ट कराना, तो ये एनसीईआरटी में आपने रिएक्शन पढ़ी होगी। ये देखिए, ये क्लोरल है मेरा, ये बच्चा क्या है, क्लोरल। अब इस क्लोरल की रिएक्शन 2 मोल क्लोरोबेंजीन से होती है। कैसे होती है, देखो 1 मोल क्लोरोबेंजीन ये आ गई, दूसरा क्लोरोबेंजीन ये आ गई, ये क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का जो पैरा हाइड्रोजन होता है वो क्लोरल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद मुझे इनमें से कौन सा कंपाउंड, ये थर्ड मिलना चाहिए, मुझे इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा। देखो ये जो CCl3 है इसको मैंने ऐसे नीचे लिख लिया, CCl3, और ये जो C है इसको मैंने ये दिखा दिया, ये वाली बेंजीन को इस तरफ दिखा दिया, इस वाली बेंजीन को इस तरफ दिखा दिया, इस पे इधर Cl जुड़ा है मेरा, ये वाला Cl इसमें आ गया और इसमें भी Cl आ गया। क्या बचा, एक H बचा, तो H ले आए। ये हमारा DDT है, DDT के बारे में आपने सुना होगा, तो ये DDT है हमारा। कैसे, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम होता है। पैरा डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो का D आ गया, डाइफेनिल फिर से एक D आ गया, फिर ट्राइक्लोरो T आ गया, एथेन DDT। अब ये DDT का स्ट्रक्चर तुम्हें याद था तो तुमने डायरेक्ट थर्ड मार दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल सब जानते हैं, जब हमारा C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन पे कोई फंक्शन ग्रुप लगा होगा तो वो एलाइलिक कार्बन होगा, एलाइलिक ग्रुप होगा। अगर डबल बॉन्ड कार्बन पर ही कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ा है तो वो विनेलिक है, और अगर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन भी जुड़ा है तो वो एलाइलिक है, ये एलाइलिक कार्बन है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है और इसके बगल वाले कार्बन में फंक्शन ग्रुप है, तो ये एलाइलिक नहीं है। ये देखिए डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इस पे फंक्शन ग्रुप है, ये एलाइलिक है। ये डबल बॉन्ड है और इसके बगल वाले कार्बन पे OH है, इसको मैं एलाइलिक कह सकते थे, बट ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ एलाइलिक है, इसलिए इसका एक विशेष नाम होता है बेंजिल। तो ये बेंजिल कार्बन है, तो बेंजिल को हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। और हमको फिर यहाँ पर वही चीज़ हो गई, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे है तो, लेकिन ये बेंजिल है, तो इन दोनों में तो बेंजिल हो रहा था, इसमें एलाइलिक हो रहा था, तो सबसे जो सही ऑप्शन है वो हमारा सेकंड माना जाएगा, सबसे बेस्ट चॉइस इसमें सेकंड मानी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा सही आंसर हमने सेकंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। अच्छा भाई, फिनॉल हमारा ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव देता है, ये बात हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग फिनॉल से रिएक्शन करा दे ब्रोमीन वाटर की, तो ये फिनॉल का जो OH है वो एक्टिवेटर ऑफ बेंजीन रिंग है, तो हाईली एक्टिवेट कर देता। तो हाईली एक्टिवेट करने पर यहाँ यहाँ और यहाँ Br आ जाता, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br आ जाता। तो हम लोग ढूंढने निकले भाई फिनॉल कहाँ है, तो देखा इसमें भी फिनॉलिक ग्रुप है, इसमें भी फिनॉलिक ग्रुप है, इसमें है नहीं तो ये तो बाहर कर दो, इसमें भी फिनॉलिक ग्रुप है। अब 3 ये फिनॉलिक ग्रुप आ गए। जब 3 हमारे पास फिनॉलिक ग्रुप आ गए तो पहले हम लोग ने इसको देखा, तो ये यहाँ पर तो हमारा पैरा पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो आ जाएगा,
लेकिन ये वाली पोजीशन लॉक है CH3 से, तो ब्रोमो आ नहीं पाएगा, तो ट्राई ब्रोमो नहीं बन पाएगा। तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर ब्रोमो आ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमो आ जाएगा, लेकिन पैरा पोजीशन लॉक है, इसलिए यहाँ भी नहीं हो पाएगा। तो अब आंसर तो यही होना चाहिए, बचा है, क्योंकि थर्ड बचा है। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर करके बताइए, तो देखिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो आ जाएगा, यहाँ पर ब्रोमो आ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमो आ जाएगा। अब कई बच्चे इसमें सोचने लगेंगे सर हमने यहाँ बीच में ब्रोमो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ बड़े बड़े CH3 ग्रुप थे, हमने सोचा कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है तो बीच में ब्रोमो नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने इसको नहीं मारा। वो सब तो बाद की बात है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ तो अनस्टेबल हो गया, इसमें तो पोजीशन ही लॉक थी तो वहाँ आ नहीं पा रहा था, इसलिए बेस्ट चॉइस थर्ड ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 में HI के साथ रिएक्शन, ये बहुत आप लोग को पता है कि यहाँ जब ऐसे बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं है। तो बॉन्ड इसमें ये जो फेनिल ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, अगर ईथर हमारा एरोमेटिक ईथर है तो उसमें जो फेनिल ऑक्सीजन बॉन्ड है वो इनर्ट होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो उसको कभी नहीं तोड़ते हैं। तो फेनिल ऑक्सीजन बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, ऑक्सीजन और एल्किल बॉन्ड को तोड़ेंगे CH2 के साथ। अब जब तोड़ेंगे ऑब्वियस बात है बॉन्ड टूटेगा तो O पे माइनस आएगा क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C पे प्लस आएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो प्लस वाले को माइनस I दे दो और माइनस वाले को H प्लस दे दो। तो इस तरह से मेरे पास बेंजिल आयोडाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजिल आयोडाइड, और यहां पर हमारा फिनॉल मिल जाएगा, फिनॉल। अब ढूंढ लो भाई किस में, पहले ही ऑप्शन में बेंजिल आयोडाइड और फिनॉल है, बाकी सब एक बार देख लो कहीं कोई मैच ना कर जाए। ये यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल नहीं हो सकता, बेंजिल अल्कोहल नहीं हो सकता, बेंजिल डिहाइड कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारा इसमें 64 का फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 65, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN एडिशन टू कंपाउंड A to D। तो रेट ऑफ HCN कार्बोनिल कंपाउंड में HCN की जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और आपने ये बात पढ़ी है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्राउडिंग के। जितना क्राउडिंग ज़्यादा होगी, जितना ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रेट उतनी कम होगी, या सरल शब्दों में कहें छोटा फॉर्मूला है तो रेट ज़्यादा, बड़ा फॉर्मूला है तो रेट कम। तो भाई साहब अब आइए मिलाते हैं, HCHO छोटा फॉर्मूला है, CH3CO CH3 बड़ा फॉर्मूला है, PHCO CH3 और बड़ा फॉर्मूला है, और PHCO PH सबसे बड़ा फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस लग रहा है। ये देखिए इसमें दो हिंड्रेंस लग रहे हैं, तो इसका सबसे कम कर दो। ये कौन है भाई? D है, तो D का सबसे कम कर दो। इसके बाद ये एक तरफ फेनिल ग्रुप है और एक तरफ मेथिल है, कम से कम एक तरफ तो छोटा ग्रुप आया, तो ये थोड़ा इससे बेटर हो जाएगा, तो D से ज़्यादा C कर दो। फिर इसमें दोनों तरफ CH3 आ गए, तो और स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया और स्पीड बढ़ गई, तो C से ज़्यादा B कर दो। बड़ा बढ़िया सीक्वेंस दे दिया, एग्जामिनर आज दयावान है बहुत। और अगर HCHO कर दो, सिंपल पेपर दे दिया, बहुत हाई रैंकिंग जाएगी अब तो। HCHO तो फिर ये तो सबसे छोटा है, तो A का सबसे ज़्यादा करेंगे। A 3 जगह था, फिर B 2 जगह था, फिर C 1 जगह था, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 65 का थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। आपको मालूम है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं और खुद हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज, लेकिन ये काम कीटोन्स नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर फॉर्मिक एसिड है तो वो कर लेगा। तो सारे एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात हो रही है, एरोमेटिक नहीं, बेंजल्डिहाइड वगैरह नहीं, तो सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे। फॉर्मिक एसिड ही फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा, रिएक्शन देगा, लेकिन कीटोन्स नहीं देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर है 2 मेथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल दैट मीन्स एल्डिहाइड, तो देगा। एथेनल देगा, ब्यूटेनल देगा, एसीटोन नहीं देगा। फोर्थ ऑप्शन। कन्वर्जन बना लेते हैं, रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। इसमें तो मार्क्स मिलने की बहुत संभावना होती है। CH3Cl की रिएक्शन KCN से कराई तो CH3CN बन जाएगा, KCl रिमूव हो जाएगा। CH3CN की हाइड्रोलिसिस की है एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी एस्टिक एसिड 2 कार्बन का है, तो साइनो-COH में बदल जाएगा। अमोनिया से रिएक्शन करा दी गई है तो अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट। और अमोनियम एसीटेट को और हीट कर दोगे तो एसिटामाइड बन जाएगा। एसिटामाइड फोर्थ ऑप्शन है। अगर मुझसे पूछा है डी तो डी ही पूछा है, ये ए है। कभी कभी ये लोग बड़ा बदमाशी कर लेते हैं, बी पूछ लिया पता लगा और हम एसिटामाइड कर रहे हैं, हालांकि बी इसमें है भी नहीं, बाय चांस मान लो दिया हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और मुझसे डी पूछा गया था तो डी एसिटामाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 68। एमीन C3H9 रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का दूसरा नाम क्या होता है भाई बताइए? बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का दूसरा नाम है हिंसबर्ग रीजेंट, और आपने हिंसबर्ग टेस्ट भी पढ़ा है। और इससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का डिस्टिंक्शन या सेपरेशन भी कर सकते हैं। और नियम क्या था? प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करने के बाद अगर इसको अल्कली में डिसॉल्व करोगे, एक सॉलिड कंपाउंड बनेगा, अल्कली में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, ये प्राइमरी एमीन है। अगर सेकेंडरी एमीन हुआ तो हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन तो कर जाएगा बट NaOH में नहीं घुलेगा, अल्कली में नहीं घुलेगा। तो समझ जाओ सेकेंडरी है। प्राइमरी वाला रिएक्शन भी कर रहा था, NaOH में घुल रहा था। सेकेंडरी वाला रिएक्शन तो कर रहा है, NaOH में नहीं घुल रहा। और टर्सरी एमीन हमारा हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो अब देख लेते हैं कौन सी शर्त इन्होंने लगाई है। तो अब इसमें हम लोग को कह रहा है कि एमीन कह रहा, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बता रहा। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा, व्हाइट पैसिव सॉलिड बन रहा, विच इज इनसॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो ये किसकी पहचान है? सेकेंडरी एमीन की। सेकेंडरी एमीन की पहचान क्या है? NH होगा, NH होगा, NH होगा और 2 बॉन्ड खाली होंगे। तो यहां पर N है, नो, यहां पर NH है, यस, यहां पे NH2 है, नो, NH2 है, नो, इसलिए आंसर हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है हमारा, ये डाइसैकेराइड दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कि इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बाउंडेड, ठीक है, दे आर नॉन रिड्यूसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज नॉन रिड्यूसिंग। तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, जितने भी प्राइमरी सैकेराइड होते हैं वो भी हमारे रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन जो हमारे पॉलीसैकेराइड हैं, ट्राइसैकेराइड हैं,
टेट्रासेक्राइड हैं वो सब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। और डाइसेक्राइड में सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसमें सुक्रोज देखिए कौन बना है, सुक्रोज में 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रक्टोज होगा, तो ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। बाकी सब गैलेक्टोज बना हुआ है, मैनोज बना हुआ है, तो ये आप जाके डिटेल वहाँ चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी से सारे फिगर लिए गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। चलिए भाई पहले आप काउंट करिए एटॉमिसिटी, तो 12, 22, 11, 45, 2, 4, 1, 5, 3 and 1 45, 1 मोल का Na आएगा, तो 45 Na यहाँ पे आ रहा। कार्बन 12 थे, हाइड्रोजन 22 थे और ऑक्सीजन 11 थे, और ये 1 मोल था, तो टोटल 45 आया, तो 1 मोल बराबर 1 Na होता। आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा दो, 45 इंटू 1 मोल मीन्स 1 Na। दूसरा ये 2 मोल है, C6H12O6, तो ये 12, 12, 24 इंटू 2 Na, क्योंकि ये वाले 2 मोल थे तो 2 Na कर दिए। इसको देख लीजिए, N और N 2 और H के 4, 6, 7 और 8, तो 8 इंटू 4 Na। और इनको सर देखिए, एक कार्बन 3H 4 और एक Cl 5, तो 5 इंटू 8 Na। अब मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए किसकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, तो मल्टीप्लाई करके निकालो भाई। 45 वाले में तो 45 ही आ जाएगा, मुझे तो लग रहा है यही सबसे बड़ी नंबर है। 24 इंटू 48 आ गया, तो 48 Na आ गया, 48 Na और बड़ी नंबर आ गई। और चेक कर लेते हैं, 8 4 32, 32 बने, ये तो पीछे रह गया, और 5 8 40, इसने काफ़ी जम मारा, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा सेकंड वाला आगे निकला। तो केवल मोल देख के आइडिया नहीं लगा सकते थे, मल्टीप्लाई करना था, तो 70 का मेरा सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 एक स्टाइक्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा भाई, इस रिएक्शन में देखो बैलेंस है 2Al 2Al Na2, इनका भरोसा नहीं भाई, चेक कर लो, और 3H2 यानी 6H 4 और 2H, ठीक बैलेंस। तो रिएक्शन बैलेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो रिएक्शन में मुझे एल्युमिनियम का वेट दे रहा और मुझे NaOH के बारे में नहीं H2 का वॉल्यूम मांग रहा, तो ये इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 2 मोल Al है और एक Al 27 ग्राम का होता है, तो 2 इंटू 27 ग्राम Al गिव्स 3 इंटू 3 मोल हाइड्रोजन दे रहा, और 1 मोल 22.4 लीटर का होता है, STP पे मांग रहा ना, तो 22.4 लीटर H2। लेकिन अपन लोग को 27 ग्राम से चाहिए, तो निकाल लो 27 ग्राम, 2 इंटू 27 से इतना, तो 1 से 2 इंटू 22.4 से डिवाइड कर दो, तो 1 से इतना, और 27 ग्राम से 27 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 22.4 नहीं भाई साहब, 2 इंटू 27, अनर्थ हो जाता अभी। ये लीजिए, बच गए, 27 आ गया। 27 से 27 को जाने दीजिए, और 3 2 1.5 है, तो कितना आना चाहिए, 1.5 से मल्टीप्लाई करो, या ऐसे कर लेते हैं पहले, 3 4 12, 3 2 6 7, 3 2 6, 67 बाई 67.2 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 3 6 और 2 6 12, 33.6 आ गया भाई, फोर्थ ऑप्शन 33.6 फोर्थ ऑप्शन।
तो 71 का हम लोग ने फोर्थ ऑप्शन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म H2O2 एंड H2O। इसमें हम कई बार आप लोग को समझा चुके हैं कि जब कभी ऐसा हो जाए कि दो डिफरेंट एटम मिलें और दो या दो से ज़्यादा अलग अलग फार्मूला वाले कंपाउंड बनाएं, जैसे H2O और H2O2, तो ये पहचान लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन की होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मैंने लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पेपर आया था इस तरीके का, तो मैंने समझाया था कि जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपसे कहा जाए नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर NO बनाता है, N2O बनाता है, N2O3 बनाता है, बहुत कुछ बनाता है, N2O5 बनाता है। ये डाटा किस लॉ को प्रूव कर रहा है? तो लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस लेकिन दो एटम होने चाहिए डिफरेंट, और फॉर्मूला कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का अलग अलग होना चाहिए। तो 72 क्लियर हो गया। 72 में फोर्थ लिख तो दे, 72 नहीं 73 फोर्थ, 72 में फोर्थ, अरे 71 में फोर्थ, 72 में फोर्थ, 73 करना है। अच्छा, रेडिएशन दिए गए हैं और मुझे रिलेशन निकालना है किसका? एनर्जी का, एनर्जी का रिलेशन निकालना। तो कोई बात नहीं, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा E=hc/λ। तो इससे हम लोग एक कंपैरिजन निकाल लेते हैं, E1/E2 = λ2/λ1। अब हम लोग λ2/λ1 के हिसाब से चलो। एनर्जी ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ 8000 आ रही है E1 के लिए, यानी λ1 8000 है, तो 8000 नीचे पेस्ट करो, λ1 8000 है, और 16000 है E2 के लिए, तो λ2 E2 के लिए 16000। तो अब ये कैंसिल करो भाई, इसको तो आसान कैलकुलेशन दे दिया, 2 टाइम्स जाएगा, तो E1 बराबर 2E2 हो जाएगा। तो देखिए E1 बराबर 2E2 कहीं दिया, सेकंड ऑप्शन दिया, तो 73 का सेकंड ऑप्शन हम लोग करेंगे। The position and velocity of a small particle like electron, Heisenberg uncertainty principle cannot be determined। डी ब्रॉगली नहीं है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी रखता है, वेव नेचर भी रखता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे, तो ये अगर लॉ होता तो पाउली कर देते। अहबाउ, पहले कम एनर्जी की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे, जब वो ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाएंगी सबशेल, तब हाई एनर्जी की सबशेल में भरोगे। तो अभी ऐसे में मुझे कौन सा वाला सही लग रहा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, उसकी अगर आप एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम निकाल लोगे तो पोजीशन अनएग्जैक्ट हो जाएगी, और पोजीशन अगर एग्जैक्ट निकाल लोगे तो वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। दोनों का एक साथ निर्धारण साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट नहीं संभव है। तो फर्स्ट हो गया। 75 हमारे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। A gaseous system during a thermodynamic process does not undertake any volume change। वॉल्यूम चेंज नहीं तो आइसोकोहरिक होगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोहरिक होगा। तो 75 का हमारे पास ऑप्शन नंबर आइसोकोहरिक पहले नंबर मिल गया। आइसोबारिक मतलब प्रेशर सेम, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं टेम्परेचर सेम। आइसोबारिक मीन्स प्रेशर सेम, नो चेंज इन प्रेशर। आइसोथर्मल मीन्स हमारा, आइसोथर्मल मीन्स क्या हो गया जब हमारा टेम्परेचर सेम। आइसो एंट्रोपिक यानी कि एंट्रोपी सेम। सो 75 तक मैंने आपको डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक आपको रवि सर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कोई कमी रह गई हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग अगली बार उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और ज़रूर आपको अपनी मंजिल प्राप्त होगी।
हम लोग के साथ बने रहिए, हम लोग प्रयास करेंगे आप लोग और अच्छा करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक आपके क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं और आगे मैं 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड फ्रीली। बेटा अगर फ्री एक्सपांसन करा रहे हैं तो वर्क डन बेटा क्या होता है 0। एंड आइसोथर्मली यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है और गैस है आइडियल, और आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस तो डेल्टा H और डेल्टा E ये दोनों ही क्या होते हैं 0 होते हैं। बात समझ में कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो और आइडियल गैस हो तो डेल्टा H और डेल्टा E दोनों 0 होते हैं। रीजन है कि डेल्टा H बराबर होता है NCP डेल्टा T और डेल्टा E होता है NCV डेल्टा T। और आइसोथर्मल केस आइसोथर्मल है तो डेल्टा T होगा 0, तो ये सब कुछ 0, यहाँ पर भी डेल्टा T 0, तो ये सब कुछ 0। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा E 0 उन्होंने बता दिया है, वैल्यू ऑफ डेल्टा H पूछा जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यानी N2O4 का डिसोसिएशन हो रहा है ट्वाइस NO2, ठीक। अब देखना, तो यहां पर टेम्परेचर दे रहे हैं T, टोटल प्रेशर P और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो which of the following is the correct expression for the equilibrium constant Kp? बेटा आपको दो चीजें याद रखना है, A gives to B। इस टाइप की अगर रिएक्शन हो A gives to B टाइप, तो इसके लिए Kp आपको याद होना चाहिए 4 अल्फा स्क्वायर अपान में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P टोटल। और अगर A gives B प्लस C टाइप की रिएक्शन हो, इसके लिए आपको Kp याद रखना है 4 अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर होगा केवल अपान में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P टोटल, ये होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बेटा A गिव्स 2B टाइप की रिएक्शन है, A गिव्स 2B टाइप की रिएक्शन, तो Kp ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपान में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P टोटल। और यहाँ P टोटल बेटा कितना दिया है P, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे P, आंसर हो जाएगा कौन सा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P अपान में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज इनकरेक्टली मैच। यहां पर बेटा बेस दिए हुए हैं और इनका कॉन्जुगेट एसिड और उसके लिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो बेस से कॉन्जुगेट एसिड जाने के लिए हमें एक H प्लस ऐड करना पड़ेगा। जरा देखो NH2 में एक H प्लस ऐड करोगे अमोनिया बन जाएगा, बिल्कुल सही है। HSO4 माइनस में एक H ऐड करेंगे तो H2SO4 बनना चाहिए, बट ये क्या है गलत, तो यही आंसर हो गया, ये गलत है। अमोनिया में एक H प्लस जोड़ेंगे तो H4 प्लस बनेगा, बिल्कुल सही है। HCOO माइनस में एक H ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट मैच कौन है, आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2O। इसमें सल्फर का बेटा यहाँ सल्फर सल्फेट के रूप में है और सल्फेट बेटा यहाँ पर SO4 -2 होता है। और हमेशा सल्फेट में ऑक्सीडेशन अगर स्टेट निकालें X ऑक्सीजन -2 और 4 का तो हो जाएगा -8 इक्वल टू -2, X बराबर हो जाएगा प्लस का 6। आंसर हो जाएगा कौन सा सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बैलेंसिंग का क्वेश्चन है बेटा। तो इस तरह की रेडॉक्स बैलेंसिंग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें।
यहाँ पर देखो जरा, अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, ऑक्जिलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 और कार्बन का ऑक्सीडेशन यहाँ पर +4। अब यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है जिनका चेंज हो रहा है, इसके बाद हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितना का चेंज, यहाँ पर 7 से 5 हो गया, 7 से 2 हो गया, तो कितने का चेंज, 5 का। और यहाँ पर टोटल चेंज निकालना बेटा, तो ऑक्जिलेट में एक कार्बन का चेंज कितने का है, 1 का, तो 2 कार्बन होंगे तो कितने का चेंज, 2। अब इसके बाद इनका करना होता है सिंपल रेशियो, ये ऑलरेडी और 2 5 सिंपल है, और फिर इसके बाद कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का चेंज यहाँ है तो 2 इसके आगे लिखेंगे, 5 का चेंज यहाँ है तो 5 का यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? अब ये सब इसका कोई यूज नहीं है, अब मैं ये हटा दे रहा हूं। अब देखो ओके, अब जरा देखो, जो जिस आपने Mn कितने लिख दिए, 2, तो पहले इनको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, 2Mn, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 कार्बन, 5 दूनी 10 कार्बन, तो यहाँ पर भी कितने कार्बन होने चाहिए, 10 कार्बन। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो MnO4 का कोफिशिएंट है वो कितना है, 2। ठीक है, 2 जगह है तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है, ऑक्जिलेट का कोफिशिएंट है 5, ये तो आंसर ये तो गलत हो गया, इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट, द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। बेटा एसिटिक एसिड अगर हम लोग बात करें CH3COOH, इसका जो n फैक्टर है वो n फैक्टर है बेटा 1, और अगर n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम होंगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर, और अगर n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम होंगी। और बेटा एक मोलरिटी का एक रिलेशन होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बेटा होता है 60, डिवाइड बाई हम कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट 60। चलो अभी मॉलिक्यूलर वेट ही लिख रहे हैं, चलो लिखते हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है बेटा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 60, ये आ जाएगा, ये 0 से 0 काट दो तो 10/6, तो 10/6 लगभग 1.7 के आसपास आंसर ये हो जाएगा, आंसर थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कह रहे हैं कि इसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा उसमें होगी जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I इंटू एम, जिसका I इंटू एम ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, और जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा उसकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जिसका I इंटू एम सबसे ज्यादा होगा उसका लोअरिंग इन सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर वन टॉप फैक्टर है 1, तो 2.2 इंटू 1 0.2, 0.1 इंटू 1 0.1, यहाँ पर MgSO4 इसका वन टॉप फैक्टर 2 और 2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा फिर से 0.2। यहाँ पर अगर हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो वन टॉप फैक्टर 3 और 2 5 आयन देगा ये, तो वन टॉप फैक्टर हो गया 5, तो 1.1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5, यानी I इंटू एम सबसे ज्यादा 4 का है, तो सबसे ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है? अच्छा, सबसे ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसकी, तो जिसकी सबसे ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो यही पूछता कि वेपर प्रेशर मिनिमम किसका होगा, तो भी आंसर क्या हो जाता 4। लोअरिंग सबसे ज्यादा किसकी है, तो भी आंसर किसका, आंसर कौन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, अगर हम लोग सॉल्ट ब्रिज अगर हटा दें, ये मान लो एनोड और ये कैथोड, एनोड और ये कैथोड, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया,
और यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। क्लियर है? अब ये सॉल्ट ब्रिज अगर हम लोग हटा दें, क्योंकि ये सर्किट को बेटा यही कनेक्ट करता है पूरी, ठीक है, और अगर ये सॉल्ट ब्रिज हटाएंगे तो वैसे ही जो सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी सेल वर्क करना बंद कर देगा। यानी कि जो अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव करेंगे वैसे ही जो वोल्टेज है वो ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है? आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर Fe2+ से Fe का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल यहां दिया हुआ है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि Fe2+, Fe3+ और Fe ब्लॉक आर केप्ट टुगेदर, इन सबको एक ही जगह डाल दिया गया है। तो कह रहे हैं कि क्या सही है, इसके लिए करेक्ट क्या है। तो देखो जरा बेटा, अगर हम लोग बात करें कि Fe2+ से Fe का जो रिडक्शन पोटेंशियल है निगेटिव, और बेटा अगर कोई वर्क स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो इसका मतलब इधर से अगर इधर का रिडक्शन पोटेंशियल है निगेटिव, तो अगर इधर से इधर की बात करें तो इसका मतलब Fe से Fe2+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, यानी ये Fe ऑक्सीडाइज होना चाहेगा Fe2+ में, यानी जो Fe ब्लॉक है वो घुलना स्टार्ट होगा और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, Fe2+ में, यानी Fe2+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जरा देखो यहाँ पर Fe2+ आयन कंसंट्रेशन ये कह रहा है डिक्रीज होगी, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर Fe2+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो अभी इसको भी देखना है जरा, इसका रेशियो क्या होगा। तो Fe3+ क्या हो रहा है देखने जरा, अगर Fe3+ से Fe2+ में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव, यानी ये रिड्यूस ही होना चाहेगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो Fe3+ रिड्यूस हो गए Fe2+ में, यानी Fe3+ की कंसंट्रेशन घटेगी, तो Fe3+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ये बात बिल्कुल सही है, और Fe3+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज, ये बात गलत है। तो यहां पर देखो जरा, अगर Fe2+ इंक्रीज हो और Fe3+ डिक्रीज हो, दोनों फैक्टर ही इसकी यानी इन दोनों का रेशियो को बढ़ाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू बढ़े तो भी ये वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे वाली वैल्यू घटे तो भी ये रेशियो बढ़ेगा। तो कह रहे हैं रिमेन्स अनचेंज, ये बात गलत हो गई। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है रेट का, R बराबर K A की पावर 1 और B की पावर 1। ठीक, अब देखो जरा, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस टू 1/4। अगर हम लोग वॉल्यूम जो जहां पर रिएक्शन चल रही है उसका वॉल्यूम सडनली हम लोग रिड्यूस करके 1/4 कर दें, अगर वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो N/V होता है, यानी वॉल्यूम और कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम 1/4 तो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम, इसकी भी पावर 1 और इसकी भी कंसंट्रेशन 4 टाइम, इसकी भी पावर 1, 4 चौको 16, यानी रेट जो होगी बेटा वो कौन कितनी गुना हो जाएगी, 16 गुना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी एंड टाइम इन सेकेंड। तो यूनिट पूछ रहा है रेट कांस्टेंट की। बेटा रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मोलरिटी की पावर 1 माइनस ऑर्डर इंटू सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। तो देखो जरा, अगर हम लोग पहले लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर 1 - 1 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो यानी कि आंसर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स दो जगह है, तो ये तो गलत हो गया। जीरो ऑर्डर, अगर 1 - 0 1 हो गया, यानी मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स C + D, और यहां पर ये मेजरमेंट जो ट्रायल नंबर 1, ट्रायल नंबर 2, ट्रायल नंबर 3, A की कंसंट्रेशन ये लिया, B की कंसंट्रेशन ये लिया, तो रेट हमारी ये आ गई।
अब यहाँ पर अगले एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन ये, बी की कंसंट्रेशन ये, तो रेट ये। तो इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है रेट लॉ क्या होना चाहिए। बेटा रेट लॉ निकालने के लिए R बराबर के ए की पावर यहां पर कुछ लिखना है और यहां पर भी बी की पावर कुछ लिखना है। और ए की ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें बी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बी यहां पर बेटा दो जगह कांस्टेंट है, यानी 2 और 3। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में बी कांस्टेंट है। जरा यहां देखो, बी को हमने क्या किया है, ए को हमने किया ट्रिपल, तो यहां पर ए को किया 3 गुना, तो ये हो गया 9 गुना। तो अगर इसको 3 गुना कर रहे हैं और ये 9 गुना हो रहा है, यानी कि रेट हो गई 9 गुना, और हम बी को कांस्टेंट कर दिए हैं, यहाँ ये तो कांस्टेंट हो गया, और बी को हम कर रहे हैं 3 गुना, तो ये हो रही है 9 गुना। इसका मतलब 3 की पावर क्या लिखें कि 9 हो जाए, तो 3 की पावर अगर हम लोग 2 लिखें तो ये 9 हो जाए। क्लियर है? तो इसका मतलब कि बी का ऑर्डर हो गया 2। चलिए अगला एक्सपेरिमेंट हम लोग यूज करते हैं। हम लोग निकालने जा रहे हैं बी का ऑर्डर तो निकल गया, सॉरी ए को हम 3 गुना कर रहे हैं, तो बी सॉरी यहां पर ए का ऑर्डर हुए हैं क्योंकि बी को तो कांस्टेंट कर दिया ना, तो जब बी को कांस्टेंट कर देंगे तो जो बदल रहा है वो ए की वजह से बदल रहा है, तो यानी कि ए का ऑर्डर कितना हो गया, 2। चलिए अब देखिए जरा, अगर हमें b का ऑर्डर निकालना है तो a को कर दें कांस्टेंट, तो a यहां पर कांस्टेंट हो गया। इसको डबल कर रहे हैं, ये भी डबल हो रहा है, यानी कि अगर इसको डबल करें और ये भी डबल हो जाए तो ऑर्डर क्या हो गया, b का ऑर्डर हो गया 1। b का ऑर्डर 1 हो गया 1। तो आ गया अपना आंसर कौन सा, फर्स्ट, r बराबर k, a की पावर 2, b की पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पर कह रहा है कि सोल्यूशन में कितना आयन प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा यहाँ पर एक ये आयन मिलेगा और 2 क्लोराइड, यानी टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे, 3। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, थर्ड। द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन, बेटा प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन होता है जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी के बराबर होती है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, तो एक पोटेशियम पर +1 तो 4 पर +4 प्लस x, एक सी एन पर -1 तो 6 पर -6 बराबर 0, x बराबर हो गया +2, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी होगी बेटा, 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर NiCN होल 4 -2, MnBr4 -2, FeF6 -3, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयंस हमें बताना है। तो एक एक डिस्कस करते हैं। NiCN होल 4 -4, यहां पर पहले निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें अगर हम लोग, तो निकिल के ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये कितना हो जाएगा, x -4 बराबर, सॉरी -2 है, तो x -4 इक्वल टू -2, x बराबर आ गया बेटा +2, यानी निकिल हो गया बेटा कौन सा, +2। और अगर हम लोग निकिल न्यूट्रल फॉर्म में देखें, एटॉमिक फॉर्म में, तो ये होता है बेटा कितना, 28। और 28 अगर है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखें, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 4s2 3d8, 4s2 3d8, और +2 अगर है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए। तो अब जरा देखो क्या हो गया, 3d8 4s0 4p0, ये हो गया। और अगर हमें d भरें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो VBT से क्वेश्चन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जरा, ये S, ये अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हो जाएगी पेयरिंग, और एक ऑर्बिटल खाली हो गया बेटा ये। तो अब हम लोग ये हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक इनर डी यूज हो रहा है, DsP2, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, और शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर।
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो। क्लियर है? चलो अब देखो जरा, तो ये हम लोग मैच करें। जो पहला है यहां टेट्राहेड्रल लिख दिया, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। स्क्वायर प्लानर, ठीक है, स्क्वायर प्लानर, यहां DsP2 और सॉरी NiCN4 DsP2, ठीक है, 5.0 5.0, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखो जरा यहाँ पर 5.9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 है तो अनपेयर्ड 5 होने चाहिए। क्लियर है? और अनपेयर्ड अगर 5 तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये भी गलत हो गया। स्क्वायर प्लानर, ठीक है, स्क्वायर प्लानर है, DsP2 है और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। स्क्वायर प्लानर, DsP2, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। आंसर हो गया कौन सा बेटा, 4। केवल एक ऑप्शन से ही ये आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। इधर कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं और इधर उनकी ज्योमेट्री जरा देखते हैं। यहां पर अगर हम लोग मेटल आयंस विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखते हैं जरा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो जिसका निकालना है उसका x +0 -2 बराबर, क्योंकि एक क्लोरीन का -1, इनका क्या होगा, न्यूट्रल है, 0 0। तो देखो जरा इसका -1, तो 2 क्लोरीन है तो -2। जरा स्टार्ट करते हैं। x +0 -2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, +2। तो ये भी +2 हो गया। प्लेटिनम अगर देखें तो x +0 -2 बराबर 0, x बराबर ये भी आ गया +2। कोबाल्ट अगर हम लोग फिर से देखें, x +0 और ये क्लोरीन 2 है, -2, तो x +0 -2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, +2। यहाँ पर भी x बराबर क्या हो जाएगा, +2। यानी कि सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी सभी की मैचिंग S से होगी जरूर। तो देखो A की मैचिंग S से, A की मैचिंग S से, A की मैचिंग S से, B की मैचिंग भी S से, C की मैचिंग भी S से, D की मैचिंग भी S से। क्लियर है? अब देखो आगे अगर हम लोग बात करें, जो प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, चलो इसी को स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा कितनी, 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है MA4B2। MA4B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस शो करता है। MA4B2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस शो करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पहले की मैचिंग, और इसकी इससे मैचिंग, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, या डाया है कि पैरा है। स्टार्ट करते हैं। कोबाल्ट +2, और ये कोबाल्ट होता है बेटा 27, 4s2 3d7, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, तो इसका मतलब D7 का केस है बेटा D7 का, और D7 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसको क्वेश्चन को करेंगे हम लोग CFT से। अब देखो जरा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हमें D7 भरना है, और D7 और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, D7 के केस में हमेशा ये एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पर अमोनिया और कोबाल्ट +3 ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हम लोग भरेंगे इस तरह से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बात करें, अगर हम लोग प्लेटिनम के केस की बात करें, प्लेटिनम के सभी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या होते हैं? इनर, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2, स्क्वायर प्लानर, और ये डायामैग्नेटिक होते हैं। प्लेटिनम के सभी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये होते हैं डायामैग्नेटिक, और ठीक है, और इसको मैचिंग इससे है ही है, ओके। और MA2B2 है,
और स्क्वायर प्लानर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, ठीक है, सिस और ट्रांस, एक सिस और एक इसका ट्रांस। तो इसकी बी की जो मैचिंग है वो किससे हो गई, अच्छा इसकी ए की मैचिंग किससे हो गई, क्यू से, ए की मैचिंग क्यू से, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए क्यू एस केवल है, जबकि इसकी मैचिंग 3 से, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, आंसर कौन सा हो जाएगा। बी की मैचिंग देखो जरा, पी आर एस, ठीक है, पी आर एस, ये भी बिल्कुल सही है। सी भी चेक कर लेते हैं, सी है जो कोबाल्ट के साथ वाटर, ठीक है, फिर से आ गया। और अगर D7 है, और D7 के केस में अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, चाहे वो कैसा भी स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो फिर से पैरामैग्नेटिक हो गया, और इसकी मैचिंग इससे, तो बताओ ये तो क्लियर है। और Ma5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, तो बताओ S और Q, तो ये हो जाएगा S और Q, यही आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है इज बेस्ड ऑन, तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो किस पर बेस्ड है बेटा, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में, क्लियर है, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन निकला है, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी A1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी A2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कह रहे हैं A3 है। तो A1 A2 A3 का क्या ऑर्डर होगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी खर्च होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी दूसरा, उससे ज़्यादा एनर्जी तीसरा, तो A1 से ज़्यादा A2 और A2 से ज़्यादा A3, आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी A3, क्लियर है। तो A3 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो A1 से ज़्यादा A2, A2 से ज़्यादा A3, आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, A1 से ज़्यादा A2, A2 से ज़्यादा A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बेटा अगर हम लोग बात करें परसेंटेज एस, परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो अगर परसेंटेज एस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। यहां पर देखो जरा, कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहां पर हाइब्रिडेशन है sp3, ये sp2, ये sp, तो sp3 से ज्यादा परसेंटेज sp2 में, और sp2 से ज्यादा परसेंटेज sp में, तो यहां पर sp3, sp2 और यहां sp, यहां पर 50%, यहां हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 25%, और ये 33.33%, और ये हो जाएगा 50%। तो देखो जरा 25, यहाँ 33.33, यहाँ 50, तो परसेंटेज एस बढ़ रहा है, और परसेंटेज एस बढ़ेगा तो EN बढ़ेगी, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा EN किसकी हो जाएगी, C की, फिर B की, फिर A की, क्लियर है, CBA, आंसर कौन, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड हैं उनकी अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करें तो वाटर में होता है, सब बॉइलिंग वाटर में होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इन सब में सबसे ज्यादा किसका होगा, वाटर का। इनमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इनमें हम लोग देखेंगे वीक वान डर वाल फोर्स, और वान डर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट यानी साइज पर डिपेंड करता है, तो साइज इसका सबसे ज़्यादा, तो फिर या मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद इसका कम, फिर इसके बाद, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, वीक वान डर वाल फोर्स का। तो वान डर वाल फोर्स घटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इसको मैंने आगे क्यों किया, क्योंकि इसमें पाई जाती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा आंसर कौन सा, सबसे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। तो वाटर, देन H2T, H2SE, H2S। नेक्स्ट NO3-1, ये मैंने बना दिया। तो निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से, और ये बेटा इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको डोनेट कर देता है। अब नाइट्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट खर्च हो गए, तो मतलब यूज हो गए, यानी कोई लोन पेयर अब नहीं बचा है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एक ही जगह है, और नाइट्रोजन के पास 0 लोन पेयर। आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। कह रहे हैं कि इसमें पैरामैग्नेटिक कौन है। ठीक है बेटा, जो NO होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, और वही जो एक इलेक्ट्रॉन था ऑड, वही अगर एक इलेक्ट्रॉन वो निकल जाए NO प्लस, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और ऐसे भी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डायमैग्नेटिक। ओके ठीक है, O2 माइनस 2 ये भी हो जाएगा डायमैग्नेटिक। क्यों? O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और वो भी जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? पाई स्टार ABMO में, पाई स्टार ABMO में। अब ये O2 के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है पाई स्टार ABMO में, तो ये O2 माइनस 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यही पेयर हो गए। तो अब ये कैसा हो जाता है? डायमैग्नेटिक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? B2। जरा एक बार B2 को हम लोग देखें, तो B2 के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड 1 भी होगा तो स्पीसीज क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। तो नाइट्रो, इसकी जो MOT होती है यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, MOEC अगर हम लोग बात करें, वो बिल्कुल नाइट्रोजन जैसी। तो देखो जरा, नाइट्रोजन के केस में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। चलो भरते हैं। बोरान टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 10, 5 5 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये कहलाएगा बेटा पैरामैग्नेटिक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक। बेटा एम्फोटेरिक कौन है? आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। Cr2O3 क्या होता है? एम्फोटेरिक। क्लियर है? ऐसे ही V2O5 एम्फोटेरिक। क्लियर है? ये ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक। ठीक है, बेरिलियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एम्फोटेरिक होते हैं। तो अभी आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है, तो यहां पर V2O5 को हम लोग अगर मिलाएं तो ये किससे? V2O5 हाइड्रोजिनेशन, डीकम्पोजिशन, हैबर प्रोसेस। अब देखो जरा, अगर हम लोग एक ही मैच करें जरा, हैबर प्रोसेस, तो हैबर प्रोसेस फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन यहाँ पर एक कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है हैबर प्रोसेस में। जरा सेकंड को मैच करें C से, सेकंड का मैच C से, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए। क्लियर है? ठीक है, अब देखो जरा, फाइनली डिवाइडेड निकिल सबसे इजी। फाइनली डिवाइडेड निकिल ये हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। तो थर्ड का मैचिंग A से, थर्ड की मैचिंग A से एक ही जगह, आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्लियर है? फर्स्ट की मैचिंग D से, देखो जरा, फर्स्ट की मैचिंग V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने का जो मेथड होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये मैचिंग हो गई। अब बचा कौन सा? फोर्थ का मैचिंग B से, फोर्थ MnO2 डीकम्पोजिशन, तो MnO2 डीकम्पोजिशन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ड्राई बैटरी। ये भी बेटा आपको याद रखना है कि जो ड्राई बैटरी सेल हैं उनमें हम लोग यूज करते हैं MnO2। आंसर है कौन सा? थर्ड। क्लियर बेटा? तो पूरा ये डिस्कशन हो चुका। तो FST 33 का डिस्कशन 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।